प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आता है राजनीतिक जागृति का विकास एवं उदारवादी चरण में नेताओं की भूमिका। जैसा कि हम सबको विदित है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई चरणों से गुजरा है, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास में जो राष्ट्रीय आंदोलन का महत्व है वो भारत को आज़ादी की ओर अग्रसर करने वाला कदम था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई का काल भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार, प्रेस की भूमिका, मध्यम वर्ग का उदय, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारत के महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जिसमें पश्चिमी जो शिक्षा थी उसमें शिक्षित लोग संगठित होकर राजनीति विकास के समान कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करते थे। राष्ट्रवादी चेतना जैसी प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में सामने आया था, जिसमें संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के औपचारिक आरंभ का श्री गणेश किया। प्रश्न उठता है कि वह कौन सी परिस्थितियां तथा कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी शिक्षा की देन बताया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा है कि भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से तो हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा, ऐसा रैमजे मैकडोनाल्ड का मानना है। भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे कार्य की निंदा नहीं वरन प्रशंसा की बात है। भारत में राष्ट्रीय जागरण की प्रक्रिया में कई कारण सहायक सिद्ध हुए, जिससे सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुधारवादियों ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोरा। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों को उनके सुनहरे अतीत की याद दिलाकर उसमें आत्मबल व विश्वास तथा राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी आंदोलन को सर्वोत्तम बताया था। भारत भारतीयों के लिए यह सर्वप्रथम नारा दिया। साथ में वेद शास्त्र को सर्वोपरि और अकाट्य बताया। निश्चय ही इनसे राष्ट्रीयता को जगाने में सफलता मिली। पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक एवं राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। भारतवासियों को मिल्टन, शैली, वायरन जैसे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक स्वर में ब्रिटिश निरंकुशता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वाल्टेर, रूसो, मैजिनी आदि के विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी तत्व को जन्म दिया। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में प्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। सरकार के प्रति अखबारों का दृष्टिकोण सदैव से ही आलोचनात्मक रहा। इन्हें सरकार के अनेक दमनात्मक कानूनों का सामना करना पड़ा, फिर भी प्रेस पढ़े लिखे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में सफल रहा। भारतीयों के राजनीतिक जीवन में जिन अखबारों या पत्रिकाओं ने गहरी छाप छोड़ी, उसमें महत्वपूर्ण थे इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द बंगाली, बॉम्बे क्रॉनिकल, मराठा, केसरी, इंदु प्रकाश इत्यादि। संचार साधनों के विकास जैसे डाक और तार, रेल सेवाएं आदि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में योगदान दिया। वैसे सरकार द्वारा इन साधनों का विकास प्रशासनिक सुविधा और व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इन सुविधाओं से लोगों के आपसी मेल जोल और वृद्धि हुई।
वे सरकार के विरुद्ध संगठित हुए। सरकार द्वारा भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ। मुक्त व्यापार की अंग्रेजी नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया था। कृषि के वाणिज्यीकरण तथा अंग्रेजी भूमि बंदोबस्त नीति ने लाखों लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति का खाका सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने खींचा। उन्होंने भारत से हो रहे निरंतर धन के बहिर्गमन पर प्रकाश डालकर भारतीयों के अंदर विदेशी राज्य के प्रति नफरत पैदा की। अंग्रेजों द्वारा उद्योग, सेना, सरकारी नौकरियां, आर्थिक क्षेत्र में भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति ने भारतीयों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट, ICS परीक्षा की आयु में कमी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन सन 1877 आदि भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तत्कालीन कारण थे। इससे भारतीय राजनीतिक जागृति का विकास हुआ। लॉर्ड रिपन द्वारा 1884 में लाया गया इल्बर्ट बिल विधेयक का उद्देश्य था अंग्रेजों और भारतीयों को कानून की नज़र में समान बनाना, ने भारतीयों में एक संगठित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक जागृति को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ये चरण है, पहला चरण सन 1885 से 1905, इसको उदारवादी चरण या उदारवादी युग कहते हैं। द्वितीय था सन 1905 से 1919, इसको जो उग्रपंथी नेता थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, उनका युग कहा जाता है, जिसको प्रथम क्रांतिकारी चरण का नाम दिया गया है। इसमें सन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उदारवादी नेताओं की भूमिकाओं को परे रखकर क्रांतिकारी भूमिका के जो नेता थे, उग्रपंथी नेता थे, लाल, पाल और बाल, इन्होंने बागडोर अपने हाथ में ली। तृतीय चरण है सन 1919 से 1947, इसको द्वितीय क्रांतिकारी युग भी कहते हैं और इसे विशेष रूप से महात्मा गांधी युग भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सन 1885 में स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का रहा, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ अपने उद्देश्यों और सीमाओं का विस्तार कर रही थी। अब यह संस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी, जो उग्रपंथी थे, उस गुट का सृजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह गांधी युग के नेतृत्व में रहा। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने के लक्ष्य का कार्य किया। राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और उनकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। इसमें 1836 में स्थापित बंग प्रकाशन सभा अग्रणी संस्था थी। सन 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, जो द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई। सन 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिनके संस्थापकों में थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। 26 जुलाई सन 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। सन 1884 में मद्रास में A.V. राघव चेरियार, G. सुब्रमण्यम अय्यर, P. आनंद चार्लू के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। सन 1877 में पूना में महादेव गोविंद रानाडे
द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। सन 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। सन 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। सन 1883 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया। इस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में उसी समय आयोजित किया गया जब बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला अधिवेशन चल रहा था। इसलिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठनों में से किसी की भी राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी संकल्पना नहीं थी। अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना उनका उद्देश्य नहीं था। वे प्राय बड़े जमींदारों, व्यापारियों तथा थोड़े से अंग्रेजों से पढ़े लिखे लोगों के संगठन पर थे। फिर भी कांग्रेस की इन पूर्वगामी संस्थाओं ने देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक चेतना जगाने का अनोखा प्रयास किया। सन 1885 में जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई उसका पथ प्रशस्त करने में इन संस्थाओं का विशेष योगदान था। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। इनकी क्या क्या भूमिका थी, क्या क्या कार्य के, इसको जानें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संभवतः अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद से एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, द्वारा 28 दिसंबर सन 1885 को की गई थी। सन 1885 में 28 दिसंबर को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय था वहाँ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव W.C. बनर्जी यानी वेमस चंद्र बनर्जी को प्राप्त है। कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से जो प्रमुख थे वो इस प्रकार है: दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, काशीनाथ तेलंग, B. राघवाचारी, N.G. चंद्रावकर, S. सुब्रमण्यम। भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ जाने के कारण, यानी वहाँ पर जो त्रिकाल था, भीषण महामारी भी फैल गई थी, इस कारण ये सम्मेलन पुणे में न होकर बम्बई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें 343 सदस्य ने भाग लिया। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसमें कुल 607 सदस्यों ने भाग लिया। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब कांग्रेस की जो स्थापना की उससे जुड़े कुछ विवाद थे, वो ये थे। वर्षों से इतिहासकारों में इस बात को लेकर विवाद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसमें 1885 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी प्रखर रूप में धारण कर लिया था, या फिर ये अंग्रेज की एक राजनीतिक चाल थी जिससे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने चरितार्थ किया। डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की कि भारतीय जनता में पनपता बढ़ता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न कर ले। असंतोष के इस वाष्प को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना की तत्कालीन अभिप्रेरणा और उद्देश्य संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना और उस पर आए खतरे को टालना था। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट की संभावना है जिसमें ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। जहां अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ी चालक के रूप में किया। अब कांग्रेस से जुड़े कुछ स्मरणीय तथ्य जो उदारवादी नेताओं की प्रारंभिक भूमिका थी। कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई।
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना विचार लॉर्ड डफरिन ने अपने दिमाग में सोचा था। भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्था का रूप एलन एक्टिव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर लिया था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख मांगे थी वो इस प्रकार थी, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी नौकरी में भारतीयों को भी पूरा अवसर प्रदान किया जाए, सैनिक खर्च में कटौती की जाए, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। इन दिनों कांग्रेस सरकार के प्रति जो दृष्टिकोण था वह दादा भाई नौरोजी के शब्दों में मूर्त रूप है। हम ब्रिटिश प्रजा है, हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं, ये उदारवादियों की मांगें थी। अगर ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से हमें वंचित किया जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व रहने से कोई लाभ नहीं, यह तो एक और ऐसे निरंकुश शासन मात्र होगा। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। इस प्रकार सन 1889 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रैडला उपस्थित थे तो भारतीय मामलों में गहरी रुचि लेते थे। इन्होंने विधान परिषदों में सुधार को लेकर कांग्रेस के सदस्यों की मांगों के अनुसार ब्रिटिश संसद के लिए प्रारूप तैयार कर संसद में प्रस्तुत किया। चार्ल्स ब्रैडला को भारतीय मामलों में अधिक रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के लोग उन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करते थे। सन 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था। उदारवादी नेताओं को नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, दीन शाह वाचा। ये प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि उदारवादी नेताओं के नाम लिखो। कांग्रेस के उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों, शिष्ट मंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख अनुनय विनय की नीति के तहत तरीका अपनाया। उदारवादी या नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सन 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। सन 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थता का था, जिसका एक उदाहरण है लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन सन 1886 के बाद सदस्यों को उद्यान भोज देना था। उदारवादियों के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। वैसे ये सुधार अपर्याप्त एवं असंतोषजनक थे, फिर भी इसे उदारवादियों के राजनीतिक प्रयास का परिणाम माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप सर्वधर्मनिरपेक्ष दल का रहा, क्योंकि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर मिला, जो इस प्रकार है। 1885 स्थान बम्बई, 72 सदस्य, अध्यक्ष थे व्योमचंद्र बनर्जी। 1886 कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1887 तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसके अध्यक्ष थे मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 स्थान था इलाहाबाद, इसके अध्यक्ष थे अंग्रेज जॉर्ज यूले। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी सन 1887 मद्रास। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले सन 1888 इलाहाबाद। धर्मपति नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने 1899 के लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, को भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का श्रेय दिया जाता है।
राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में सन 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित कराने पर सहमति हुई थी। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलबाई आयोग की स्थापना, 1892 के भारत परिषद अधिनियम का पारित होना आदि को देखा जाता है। उदारवादी आंदोलन के चरण में राष्ट्रवादी नेता दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन निष्कासन के सिद्धांत, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक उद्योग विकास के महत्व को समझाने तथा रमेशन दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण आर्थिक राष्ट्रवादी और उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारतीय इतिहास में राजनीतिक जागृति का विकास और उदारवादी जो नेता थे उनकी भूमिका 1905 तक विशेष रूप से रही। अगले चरण में हम पढ़ेंगे भारत में द्वितीय चरण या जो क्रांतिकारी जो उग्रपंथी नेता थे लाल, पाल और बाल, उनके बारे में पढ़ेंगे।